नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना और इसे दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करना, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी सबसे पहले करेंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 55। इससे पहले मैंने 54 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत, राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान पर भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसे ही मैं प्रतिदिन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने क्या प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मंथली 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी ना वो आई थी 31 मई को। इसके अलावा जून की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और जुलाई की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे एक ही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में छोड़े नहीं वीडियो को, क्योंकि जो मतलब आप स्किप करके देखते हैं तो फिर इसमें नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत तक बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाता हूं तो वो भी, और इसके अलावा क्वेश्चन पूछता हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है ओपन एआई, ऑप्शन सी है एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है मेटा मतलब फेसबुक। तो किस कंपनी ने हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओपन एआई। ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धि कह सकते हैं हम। इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड कॉइन्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो आइए अब इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी जानते हैं और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे ओपन एआई, तो ओपन एआई मतलब ये इसके द्वारा एक कौन सा हाल ही में जीपीटी लॉन्च किया गया था? ओपन एआई इसके द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया, ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मतलब इसके जो सीईओ है ना उनके द्वारा हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो इसके सीईओ कौन है ओपन एआई के? तो ओपन एआई के सीईओ है, उनका नाम है सैम सेल्टमैन। नाम ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम अल्टमैन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पूछ ले, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा ये किया गया है वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध होगा इसके द्वारा ये है। तो इसके अब हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही कहा है, इतना ही ध्यान रखना कि वर्ल्ड कॉइन्स क्रिप्टो ओपन एआई किसके द्वारा लॉन्च किया है, बाकी यही आपको याद रखना है, दूसरी कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक नाम है गूगल, इसके द्वारा कौन सा मतलब एआई लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा मतलब बाट लॉन्च किया गया है, बाट लॉन्च किया गया है इसके द्वारा। और या मतलब इसमें वो और क्या होगा कि इसमें मतलब जो सार्वभौमिक डिजिटल सत्यापन होगा वो लॉन्च किया जाएगा। ये एक चैटबॉट है, एक तरह का कह सकते हैं चैटबॉट। और इसमें क्या होगा? सार्वभौमिक डिजिटल पहचान होगी। इसमें डिजिटल पहचान कह सकते हैं हम, डिजिटल पासवर्ड इसमें होगा, जो कि किसका बना होगा? डिजिटल पासवर्ड जो कि व्यक्ति के आइरिस या पुतली का बना होगा। इसमें धोखाधड़ी कम होने का चांस होगा।
डिजिटल पासवर्ड होगा इसके अंदर, पासवर्ड। और ये किसका बना होगा? आंख की पुतली का बना होगा, आंख की पुतली का बना होगा ये पासवर्ड, डिजिटल पासवर्ड। इससे ये काम करेगा और इससे जो व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी या अन्य कोई भी फ्रॉड होता है वो उससे बचत होगी और पहले ही पता चल जाएगा कि ये असली व्यक्ति है या नकली व्यक्ति ये कर रहा है। और इसकी सेवा है वो ऑनलाइन एक्सेस की जाएगी, मतलब सामने वाले की पहचान इसमें की जाएगी कि ये व्यक्ति भी रोबोट है या मतलब कोई व्यक्ति है या रोबोट है। जैसे इसकी पहचान, तो पहचान होगी वो होगी डिजिटल एक्सेस से। इससे ये पहचान की जाएगी और इसका ये मतलब है कि जो सामने कौन है, व्यक्ति है या रोबोट, ऐसे मनुष्य है या रोबोट, इससे ये पहचान की जाएगी। और इसके द्वारा जो मतलब डिवाइस तैयार किया गया है उस डिवाइस का क्या नाम है जिसे ये पहचान की जाएगी, उसके डिवाइस बनाया गया है, जैसे आर्म डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस, ये डिवाइस बना, इससे ये पहचान की जाएगी जो कि इसमें ये काम आएगा, वर्ल्ड कॉइन्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ये काम आएगा। और इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा ट्रेंड्स लॉन्च किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाली अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारी। ये तो था इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं थी वो मैंने बता दी। अब अन्य जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं एक बार ट्रेंड्स की दृष्टि से। जैसे ट्रेंड्स ये किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपने, मेटा। ये किस, इसका पुराना नाम क्या है? फेसबुक। फेसबुक का नया नाम है मेटा। और इसके अलावा व्हाट्सएप, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, इंस्टा, ये सभी इसी के हैं। और इसका फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग है। और आप सभी को ये बताना है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, वो सन बताना है। और ध्यान रखना ये नया नाम है मेटा, वो भी याद रखना है। और ट्रेंड्स ये है इंस्टाग्राम, ये मतलब है इंस्टाग्राम का ही है। जैसे आप डायरेक्ट इससे इंस्टाग्राम लिंक अकाउंट कर सकते हो और चला सकते हैं। हाल ही में बार्ट्स लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बार्ट्स, ये लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। यही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि किसके काउंटर के लिए किया गया, तो ओपन एआई को काउंटर करने के लिए गूगल द्वारा बार्ट्स लॉन्च किया गया। जो ओपन एआई का जीपीटी चैट है, इसको काउंटर करने के लिए ये गूगल द्वारा बार्ट्स लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा लिसा, आपने नाम सुना होगा और मैंने भी यहाँ पर आप बोर्ड पर जिक्र किया था और क्वेश्चन भी बताया था। लिसा क्या है, तो ये है मतलब लोकल न्यूज एंकर है या क्षेत्रीय भाषा न्यूज एंकर है, कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा न्यूज एंकर कह सकते हैं। ये व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एक रोबोट है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति है, महिला है, पर ये महिला नहीं है। ये मतलब एक रोबोट है जो कि क्षेत्रीय भाषा के लिए न्यूज एंकर है। क्षेत्रीय भाषा में एक तो है मतलब उड़िया और प्लस अंग्रेजी। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था उड़ीसा के अंदर, इसलिए इसमें उड़िया भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसमें विकसित किया गया। और ये एआई पर आधारित है, वो मैंने बता दिया था, एआई है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा गंगा का, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ, इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो। गंगा का नाम सुना होगा, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कहाँ पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। ये कहाँ पर है? करनाल
हरियाणा के अंदर स्थित है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पर इस गंगा ये क्या मतलब है, यहाँ पर एक गाय की बछड़ा तैयार किया गया था, वो भी क्लोन से, गाय का बछड़ा। और गाय का बछड़ा तैयार किया गया था, वो कौन सी गिर नस्ल की गाय थी, तो पूरा लिख देते हैं हम, गिर नस्ल की, गिर नस्ल की गाय के, या गाय का बछड़ा, गाय का, गाय का बछड़ा तैयार किया, गाय का बछड़ा तैयार किया गया है। किससे, किस विधि से किया गया, तो उसका ये क्लोन किया गया है, क्लोन। और उसका नाम रखा था गंगा। इसके अलावा आपने डॉली नाम सुना होगा, डॉली। तो ये क्या है, ये भेड़ की प्रथम, विश्व की प्रथम भेड़ क्लोन है, विश्व की प्रथम भेड़ क्लोन है, भेड़ क्लोन है, जिसका नाम है लिसा। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी मतलब अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय डेयरी दूध अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं, या डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो इसमें ये तैयार किया गया था। और इसके अलावा जो ये मेटा है, इसका बता दिया, और इसका बता दिया मैंने, ये माइक्रोसॉफ्ट है, MS माइक्रोसॉफ्ट, और ये गूगल। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होने थे वो मैंने बता दिए हैं। तो ये था इस क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, कौन सी कंपनी, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी। तो ये ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसका नाम है फॉक्सकॉन। ये किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित करेगी। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के सरकार के साथ ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने समझौता किया है, और तमिलनाडु में अपना ये पहला मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। तो आइए जान लेते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा, आखिरकार ये तमिलनाडु में ही क्यों किया जा रहा है, अन्य राज्य में क्यों नहीं किया जा रहा है, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इधर MP दे सकते हैं, उधर सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में क्यों हुआ। तो ये इसका प्रमुख कारण है कि भारत में सर्वाधिक निर्यात होता है वो तमिलनाडु से ही होता है, इस कारण ये तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, ये भी एक कारण है। तो आइए जान लेते हैं पूरी डिटेल से जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। तो लिखते हैं ताइवानी कंपनी, कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसका नाम है फॉक्सकॉन, जिसका नाम है फॉक्सकॉन। ये तमिलनाडु राज्य में कितना निवेश करने वाली है, तो ये 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 1600 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करने वाली है। और ये तमिलनाडु के कहाँ पर किया जाएगा, स्थान देख लेते हैं। स्थान, तो ये स्थान है वो है, स्थान है कानीपुरम जिला, कानीपुरम जिला, कानीपुरम जिला, कानीपुरम जिला। और कहाँ पर है, ये तो तमिलनाडु के अंदर मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पर ये लॉन्च करेगी। और ये कंपनी मोबाइल विनिर्माण सुविधा केंद्र होगा, जिससे ये जैसे बैटरी बनाई जाएगी फ़ोन की, ग्लास बनाए जाएंगे, इसके अलावा जो अन्य कंपोनेंट है जैसे चिप है वो बनाई जाएगी। तो ये इस केंद्र में ये निर्माण किए जाएंगे। तो अब जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान विनिर्माण भारत में प्रथम स्थान पर, मैंने आपको ये बता दिया, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ नोट लगा के, क्या पता कभी कोई एग्जाम में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण में या सामान निर्यात में
इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में भारत में प्रथम स्थान पर है वो है तमिलनाडु। इस कारण ये यहाँ पर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा अब तमिलनाडु के बारे में अन्य जानकारी जान लेते हैं, जो मैं ऊपर लिख देता हूँ तमिलनाडु के बारे में जो जानकारी है। अन्य जानकारी में देख सकते हैं तमिलनाडु के सीएम कौन है। तमिलनाडु यहाँ पर सीएम कौन है, तो यहाँ पर सीएम है जगन मोहन रेड्डी। YCR पार्टी के जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो ये है चेन्नई इनकी राजधानी है तमिलनाडु की। और इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री की रिपोर्ट में सबसे अमीर कौन रहे थे, तो सबसे अमीर थे ये सबसे अमीर व्यक्ति थे, या सीएम कह सकते सबसे अमीर मुख्यमंत्री। और सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब है वो है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की है। और ये सबसे गरीब है। और जबकि सबसे अमीर है वो है जगन मोहन रेड्डी। YSR इनकी पार्टी का नाम क्या है, क्या नाम है इनका, YSR, ये इनकी पार्टी का नाम है। और जो भी योजना होती है उसे आगे YSR लग जाता है। YSR वो भी योजना तमिलनाडु में शुरू की जाती है। जैसे हाल ही में तमिलनाडु में कुछ GI टैग दिए गए, कौन कौन से थे, जो मैंने कल भी बताया था आपको क्वेश्चन में, आज एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो GI टैग कौन कौन सा दिया गया था, तो एक दिया गया कम्बम अंगूर को, जो कि तमिलनाडु का था, कम्बम अंगूर ये तमिलनाडु का था। और इसके अलावा नामकट्टी कन्याकुमारी, एक नामकट्टी है, एक है कन्याकुमारी केले और एक है चांदी पट्टू साड़ी, ये 3 GI टैग दिए गए थे। कल मैंने आप इस पर जिक्र किया था। एक का क्या नाम है, तो एक का नाम है नामकट्टी। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है उसका क्या है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी केले। और तीसरा का नाम है चांदी बुट्ट साड़ी, चांदी बुट्ट साड़ी। ये 3 है जो हाल ही में 2 दिन पहले GI टैग दिया गया है। तो ये भी साथ साथ में याद रखना। और इसके अलावा भारत में सर्वाधिक GI टैग पाने वाला राज्य है देखे तो वो भी तमिलनाडु ही है, यहाँ पे लिख देगा। भारत का सर्वाधिक GI टैग प्राप्त कोई राज्य है तो वो है मतलब तमिलनाडु। और इनको कितने GI टैग मिले हुए हैं तमिलनाडु, और इनको मिले हैं 58 प्रकार के GI टैग इनको दिया गया है। और दूसरे स्थान पर हैं जो है यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा तमिलनाडु के तट को कौन से नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का तट है उसके किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु तट, तो तमिलनाडु तट को कहते हैं कोरोमंडल। और कोरोमंडल में बीता हुआ मानसून मतलब जाते हुए मानसून में बरसात होती है, आते हुए नहीं होती है, लौटते हुए मानसून में वर्षा, ये लिख सकते हैं, लौटते हुए मानसून में वर्षा।
मानसून में वर्षा, ये भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ। और आपके सामने इसी क्वेश्चन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो तो आज वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कौन कौन से हैं तो वो भी इधर मैं लिख देता हूँ। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR पार्टी कांग्रेस के हैं, मतलब। और इसके अलावा इनकी राजधानी है चेन्नई। सबसे अमीर मुख्यमंत्री में नाम है, जबकि सबसे गरीब मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी का नाम है, पश्चिम बंगाल की। हाल ही में जे टैग दिया गया, कम्बम अंगूर को जे टैग दिया गया था। और इसके अलावा जो तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में। और इसके अलावा नामकट्टी ये तो है मिट्टी, नामकट्टी है इससे, तो ये तो है मिट्टी। और इसके अलावा कन्याकुमारी केला है, जो कि मगरमच्छ मुंह के समान है, उसका केले का मुंह है जो मगरमच्छ की तरह है, इसलिए इसे क्रोको बनाना भी कहते हैं। और इसके अलावा जो चैंदीपुट्ट साड़ी है, इनको भी मतलब जे टैग दिया गया है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है, वो भी तमिलनाडु है। और तमिलनाडु को 58 प्रकार के जीआई टैग दिए गए हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या विशेषता है इस तट की, तो इस विशेषता है इस तट की लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है, तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अब मैं 2 नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, कन्फ्यूजन होंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वो नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। एक तो लिख रहा हूँ मैं गंगा विलास, और एक नाम लिखता हूँ मैं आपको MV एम्प्रेस क्रूज, गंगा विलास। और एक है MV, एक का क्या नाम है, MV एम्प्रेक्स, MV एम्प्रेक्स क्रूज शिप। ये 2 नाम आपने सुना होगा, ये तो कम ही सुना होगा, पर ये नाम जरूर सुना होगा, गंगा विलास। तो गंगा विलास तो यही एक तरह की शिप है, पर इसमें क्या विशेषता है कि ये भारत के आंतरिक क्षेत्र में चलती है। जैसे ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से, वाराणसी यूपी से लेकर ये कहाँ पर गए थे, तो डिब्रूगढ़ असम है ना, तो वहां तक गई थी, डिब्रूगढ़ असम तक गई थी ये तो है भारत की आंतरिक क्षेत्र में चलने वाली शिप है। और ये जो MV एम्प्रेक्स क्रूज शिप है, तो ये क्या है, ये है मतलब अंतरदेश से, मतलब देश के बाहर जाने वाले। जैसे ये कहाँ से गई थी, चेन्नई से ये गई थी श्रीलंका, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये 2 नाम लिखे हैं आपके सामने। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3100 किलोमीटर है, और 51 दिन में ये सफर तय करेगी। कुल टोटल 51 दिन लगेंगे यात्रा में। और ये जो MV एक्सप्रेस क्रूज शिप है, जो ये चेन्नई से श्रीलंका की ओर है, तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये थे 2 क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन तो ये था सिर्फ कि ताइवान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा, पर इसके साथ जो मैंने अन्य जानकारी आपके साथ साझा की है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे गंगा विलास हो गया, MV इम्प्रेस क्रूज शिप है, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक मिला है, मतलब जीआई टैग मिला है? किन राजस्थान उत्पादन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए है उदयपुर का कोप्तागिरी मेटल क्राफ्ट, और ऑप्शन बी है जोधपुर बंदेज शिल्प, ऑप्शन सी है बीकानेर उस्ताकला शिल्प, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में राजस्थान के तीन मतलब जो उत्पादन थे उनको जीआई टैग दिया गया है। एक तो दिया गया उदयपुर का कोप्तागिरी मेटल क्राफ्ट को, एक दिया गया है
जोधपुर बंदित शिल्प को एक दिया गया है, बीकानेर उस्ता कला को, और इन तीनों को दिया गया। ये तो थी राजस्थान की, और टोटल तो वो थे 5 प्राप्त थे उनको, मतलब जो उत्पादन थे उनको जीआई टैग दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन में एक बार वापस आज जीआई टैग के बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जीआई टैग, जो मैं बार बार कल भी मैंने कराया था क्वेश्चन है, आज वापस करा रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी कराया था, इसमें भी करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जीआई टैग। तो आइए जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी। जीआई टैग, जीआई टैग पूरा नाम होता है भौगोलिक सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, और किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। और इसके अलावा जीआई टैग के बारे में अन्य क्या जानकारी है, जीआई टैग कब, अधिनियम कब आया था जीआई टैग के ऊपर। तो जो अधिनियम था, अधिनियम कह सकते हैं या कानून कह सकते हैं, अधिनियम, अधिनियम तो वो आया था 1999 में, एक्ट 1999 में। आप सभी को पता होगा 1999 में क्या क्या हुआ था। तो एक 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने 26 जुलाई को मतलब कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। उसको भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो ये अधिनियम है वो भी एक्ट 99 में आया है। और इसके अलावा मतलब ये कितने वर्ष तक दिया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो ये 10 वर्ष तक दिया जाता है। मतलब कितने वर्ष तक है, तो ये 10 वर्ष के लिए है, ये भी ध्यान रखना। 10 वर्ष तक ये मान्य रहेगा, फिर इसे वापस रिन्यू कराना होगा या मतलब उससे समाप्त कर सकते हैं। अगर पहले दिया है उस टाइम वो अच्छी वस्तु थी, अच्छी उत्पादन था, बाद में वो घटिया या उच्च क्वालिटी का ना होगा, निम्न क्वालिटी का उत्पादन होने लगा, तो वो वापस उसे हटा भी दिया जा सकते हैं 10 साल के बाद। पर ये 10 साल के लिए एक बार मान्य हो जाता है मिलने के बाद। और इसके अलावा सबसे पहले किसे दिया गया था प्रथम जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग, तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग टी या चाय कह सकते हैं, चाय। और ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। और इसे कब दिया गया था, तो ये सन भी याद रखना, सन 2004 को ये दिया गया था, ये भी ध्यान रखना, सन 2004 को दिया गया था। और इसके अलावा मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सभी को बताया था, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सर्वाधिक जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग ये किसे दिया गया था, तमिलनाडु। और तमिलनाडु को कितने दिए हैं, 58 प्रकार के जीआई टैग मिले हुए हैं, ये हैं प्रथम स्थान पर। और इसके अलावा हाल ही में जो राजस्थान के थे वो मैंने आपको बता दिया था, उदयपुर का कोप्तागिरी मेटल क्राफ्ट को दिया गया, जोधपुर बंदिया शिल्प को दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि उस्ता कला किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले क्वेश्चन में जब भी उस्ता कला से संबंधित या जीआई टैग के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में उसके साथ उस्ता कला को भी बता दूंगा। और इसके अलावा एक और दिए गए मतलब पिछवाई पेंटिंग को भी दिया गया जीआई टैग, ये कहाँ किया है वो भी देख लेते हैं, पिछवाई पेंटिंग। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप बार बार एक ही गाना गाने से कोई मतलब नहीं है। पिछवाई पेंटिंग ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाई चित्र, पिछवाई तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। पिछवाई पेंटिंग लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, ये कहाँ की है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद। ये मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप का मतलब ये बताया गया है, इनके जीवन लीला के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, मतलब किस संप्रदाय के द्वारा ये पिछवाई चित्र को महत्व दिया गया है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय, ये भी ध्यान रखना है साथ में, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय को मतलब यहाँ पर प्रधान पीठ है। और यहाँ पर जो नाथ द्वारा, इसके अलावा
नाथद्वारा राजसमंद से ही राजस्थान में जो मतलब शुरुआत हुई थी 5G की, राजस्थान में कह सकते हैं 5G की शुरुआत, या इंडिया में है, राजस्थान में नहीं है, सॉरी ये भारत में है। इंडिया में 5G की शुरुआत हुई थी, वो जियो के द्वारा जो कि ना रिलायंस के द्वारा वो की गई थी, नाथ द्वारा राजसमंद से। यहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहीं से लॉन्च की गई थी 5G। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति का हाल ही में बनाई गई थी, उसका नाम क्या था वो भी ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ बिलीव। और स्टैचू ऑफ बिलीव का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। ये भगवान शिव की सबसे बड़ी मतलब मूर्ति है। आप सभी को ये बताना है कि स्टैचू ऑफ बिलीव को के वास्तुकार कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बता सकेंगे तो जरूर बताना वास्तुकार कौन थे। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा जो मैंने अभी बता दिया है, बाकी की जो जानकारी थी मतलब अन्य टैग, एक दो टैग अन्य है वो भी लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, अच्छा रहेगा क्योंकि वो भी अक्सर पूछ लेंगे। क्योंकि गोवा में हाल ही में और जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु के तो मैंने आपने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है, वापस बताने की जरूरत नहीं है। पर जो गोवा में प्रमुख टैग मिले हैं वो कौन से जीआई टैग गोवा। तो गोवा में जो प्रमुख जीआई टैग है वो है मनपुरा डाम में, गोवा का मनपुरा डाम, मनपुरा डाम ये कहाँ का है, ये आंबा है, जो ये गोवा का है आंबा। और इसके अलावा जो मतलब एक और दिया गया है गोवा के मतलब जो डेवरी मतलब इसके कहते हैं बेपी का हलवा, बेबीफा, बेबीफा हलवा, ये भी मतलब गोवा में ही है या गोवा को दिया गया है ये। और इसके अलावा सुंदराजा आम कहाँ के हैं, ये मैं इधर 4 नाम लिख देता हूँ, सुंदराजा आम, सुंदराजा आम। और इसके अलावा जो अन्य में वो है नागरी दुबा राजा चावल, ये कहाँ का है, नागरी दुबा राजा चावल, नागरी दुबा राजा चावल। और इसके अलावा है बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग ये कहाँ की है। और इसके अलावा एक और है, उसका नाम है ईसाधाम, ये कहाँ का है, ईसाधाम। ये 4 कहाँ के है प्रमुख। तो सुंदराजा आम ये कहाँ का है, तो सुंदराजा आम है रीवा एमपी का। इसके अलावा जो नागरी दुबा राजा चावल है ये कहाँ का है, तो ये है मतलब छत्तीसगढ़ का है। और इसके अलावा जो बसेली पेंटिंग है ये है J&K जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा ईसाधाम है ये है कर्नाटका, ये है कर्नाटका था। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल की जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कोच्चि और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। हाल ही में गांधीनगर में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जानकारी। G20 मैं सोच रहा हूं कि G20 के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जाए जिसमें मतलब संपूर्ण G20 के बारे में जानकारी, प्रथम कौन से पर्यावरण की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, रोजगार की प्रथम कहाँ पर चल, पर्यटक की कहाँ पर हुई, पर्यावरण की कहाँ हुई, रोजगार की कहाँ पर हुई, इसके अलावा जो अन्य मंत्री विदेशी बैठक कहाँ पर हुई, तो वो सारी बैठक एक ही वीडियो में कवर कर जाए। तो आपके सामने जल्द ही एक वीडियो आने वाला है जिसमें G20 थंबनेल लिखा होगा और उसमें G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी
कौन कौन सी कहाँ पर इम्पोर्टेंट बैठ के हुई वो, और भारत को ये कब तक कितने साल तक दी गई है G20 की मेज़बानी, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल जानेंगे, बाकी डिटेल की जानकारी हम जानेंगे जो वो वीडियो आएगा उसमें अलग से, उसमें मैं उसके मैंने अलग से एक मतलब बना रखी है प्लेलिस्ट स्पेशल करंट अफेयर एपिसोड लिखकर, उसमें मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप ज़रूर देखना वो वीडियो भी। तो आइए जानते हैं अब इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी के। एक ये तो G20 है, इसकी मतलब जो कौन सी बैठक गांधीनगर में हुई, तो G20 महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक जो कहाँ पर हुई थी, गांधीनगर गुजरात, जो कहाँ पर है, गुजरात, गांधीनगर गुजरात में हुई थी ये बैठक। और इसके अलावा SDG का कौन सा गोल है जो कि सम लैंगिक समानता का है, इसके क्वेश्चन के बारे में इतनी बाकी वाली जानकारी हम उस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए मैं इसके बारे में अधिक नहीं बता रहा हूँ। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कुल कितने गोल है, 17। इसमें मानव विकास के बारे में बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए विकास किया जा सकता है। तो इसमें मतलब है ना, जो कौन सा गोल है जो कि लैंगिक समानता के बारे में बताता है, लैंगिक समानता के बारे में बताता है कौन सा गोल है, तो वो है 5 नंबर गोल है, मतलब गोल 5 है, वो है लैंगिक समानता के बारे में बताता है। इसमें 17 गोल में से जो 5 हैं वो बताता है। इसके अलावा सिविल G20 जयपुर में राजस्थान में आयोजित किया गया, ये तो आप पता ही है। और इसके अलावा जो G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। G20 शिक्षा कार्य समूह, G20 शिक्षा कार्य समूह, ये कहाँ पर हुई थी बैठक, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इसके अलावा मतलब पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी, G20 पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर हुई थी, ये कच्छ गुजरात में हुई थी, कच्छ गुजरात, ध्यान रखना इसके बारे में। जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ, 2 नंबर है लेह और 30 नंबर है जैसलमेर, ये भी ध्यान है। और तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी पर्यावरण समूह की, तो वो हुई थी J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, ध्यान रखना ये भी। तो ये थे 4 क्वेश्चन जो कि विश्व और भारत करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके था, और मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अधिक जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी आपके लिए एक वीडियो लाया जाए जिसमें G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी बता दूँ। तो अधिक जानकारी मैंने इसमें नहीं बताई है, बाकी इसमें मैंने जो जानकारी थी उनको बताने की कोशिश की है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन पर डिटेल से जानकारी इकट्ठा की है। इसके अलावा जो अब आगे आने वाले हैं क्वेश्चन वो होगा राजस्थान करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान, तो आप वो भी जरूर देखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, जो आगे पार्ट बन रहा रहते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो कि राजस्थान करंट अफेयर संबंधी प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा मोती महल और अमर हॉल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है कोटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी झुंझुनू। झुंझुनू में हाल ही में स्थित मोती महल और अमर हॉल की विरासतों के संरक्षण के लिए हाल ही में जीर्णोद्धार संरक्षण के जीर्णोद्धार के लिए घोषणा की गई है, जो कि किस जिले में वो मैंने आपको बता दिया, झुंझुनू में। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आइए हम एक बार देख लेते हैं बजट 2023-24।
बजट 2023-24 इसमें क्या घोषणा की गई थी? तो सीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी। यहाँ पर सीएम साहब ने कहा था कि हम जो भी प्राचीन विरासतें हैं उनको संरक्षण करेंगे, उनका जीर्णोद्धार करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं वो करेंगे। तो उन सभी के लिए मतलब ये घोषणा की गई थी कि हम दो, एक तो है झुंझुनू, झुंझुनू के दो स्थान, एक तो है मोती महल, मोती महल, और इसके अलावा एक है वो है अमर हॉल, और इसके अलावा एक जयपुर में स्थित है उसका नाम है खेतड़ी हाउस। खेतड़ी हाउस हम इन सब का मतलब संरक्षण करेंगे, उनका पुनर्विकास करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। तो उसके लिए घोषणा की गई थी। इन सभी का क्या होगा? जीर्णोद्धार होगा, जीर्णोद्धार। और इसके लिए अब क्या किया गया है, मतलब यहाँ पर स्वीकृति दी गई है सीएम साहब द्वारा। स्वीकृति दी गई है सीएम साहब द्वारा। कितने पैसों की स्वीकृति दी गई है? तो 2.05 करोड़ रुपए, इतने पैसों की स्वीकृति दी गई है सीएम साहब के द्वारा। और ये अब जान लेते हैं, ये मतलब जो यह बजट आवंटित किया गया है, या ये कह सकते हैं बजट का आवंटन किया गया है, 2.0 का बजट का आवंटन, बजट आवंटन, बजट आवंटन, आवंटन किया गया है बजट। और इसके द्वारा ये पैसे अब आएंगे कहाँ से? कोई तो मतलब संस्था हो गई, वहाँ से पैसे आएंगे, डायरेक्ट तो ऐसे पैसे दे नहीं सकते ना, किसी निगरानी में देंगे ना। तो आप देखते हैं ये पैसे आएंगे कहाँ। इसके लिए राजस्थान में एक बना हुआ है प्राधिकरण, या कह सकते हैं एक मतलब संस्था बनी हुई है जो मतलब इसके संबंधित कार्य करती हैं, विरासतों के संरक्षण, जीर्णोद्धार के संबंधित कार्य करती हैं। तो वो कौन सी संस्था है जान लेते हैं। जैसे राजस्थान, उस संस्था का नाम है राजस्थान पर्यटन विकास, राजस्थान पर्यटन विकास कोष ये है, मतलब ये कोई संस्था है। यहाँ से ये पैसे दिए गए, यहाँ से यहाँ स्वीकृति दी गई है जो ये पैसे दिए गए हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, या ये कोष कब बना, ये संस्था कब बनी। तो इसकी मतलब सबसे पहले तो बजट में घोषणा की गई थी। कौन सा बजट था वो जिसमें इसकी घोषणा की थी? तो वो बजट था सर्वप्रथम 2020-21 का। 2020-21 में ये घोषणा की गई कि हम एक राजस्थान पर्यटन विकास कोष बनाएंगे, जिसके हम फंड देंगे। उस फंड का उपयोग मतलब इनके प्रमुख जो प्रमुख विरासत है उनके संरक्षण से संबंधित हैं। तो इस समय इसकी घोषणा की गई थी, तब इसमें 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, या इसे 100 करोड़ बजट दिया। फिर अगला साल आया, नया बजट आया, उसमें वो था 2021-22 का। उसमें ये राशि सरकार ने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 500 करोड़। ये राशि करके 500 करोड़ कर दी। उसके बाद और बजट आया नेक्स्ट ईयर का, तो सरकार ने और उसमें राशि बढ़ाई। वो कौन सा था बजट? वो था 2022-23 का। उसमें सरकार ने क्या कहा कि हम इसके पैसे करेंगे अब 1000 करोड़ करने वाले हैं, या 1000 करोड़, 1000 करोड़ इसमें राशि कर दी। इसके बाद नया बजट आया, नवीनतम बजट, जो कि 2023-24 का। इसमें सरकार ने कहा कि हम 1500 करोड़ रुपए कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए कर रहे हैं इस फंड के लिए, मतलब इस विकास कोष के लिए। इसमें हम 1500 करोड़ रुपए करेंगे या देंगे इनको मतलब। तो ये था। और इसके अलावा फिर ये 1500 करोड़ है, इनमें से जो मतलब ये राशि है ना 2.05 करोड़ रुपए आवंटित की गई। ये राशि इन तीनों स्थान के लिए, दो ये हो गए मोती महल, अमर हॉल, और एक है जयपुर में स्थित है खेतड़ी हाउस। इन तीनों के मतलब विकास के लिए इतनी राशि इस कोष के द्वारा दी गई है। अब आइए जान लेते हैं झुंझुनू के बारे में, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू, इसका जो परिवहन कोड है वो क्या है? परिवहन कोड, तो झुंझुनू का परिवहन कोड है वो है RJ18, और RJ19 है वो है हमारा जिला जोधपुर का।
इसके बारे में इसका उपनाम क्या है, मतलब इसे कहते हैं सैनिकों वाली भूमि, सैनिकों वाली भूमि। और सर्वाधिक मतलब भारतीय सेना में शामिल भी झुंझुनू के होते हैं, और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर वो भी झुंझुनू वाले ही करते हैं ज़्यादातर। जो कि झुंझुनू वाली तहसील कौन सी है, तो वो है शेखावाटी, शेखावाटी। ये झुंझुनू झुंझुनू मतलब सैनिकों वाले कह सकते हैं, या झुंझुनू में स्थित सैनिकों वाली तहसील। और इसके अलावा यहाँ पर और कौन से तथ्य हैं, वो है मतलब रिजर्व कौन कौन से, या रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से है झुंझुनू के अंदर। रिजर्व क्षेत्र, तो झुंझुनू के अंदर रिजर्व क्षेत्र में सबसे पहले देखें नंबर 1, तो वो आता है मतलब झुंझुनू बीहड़, जहाँ पर लेपर्ड सफारी बनी हुई है। झुंझुनू बीहड़, झुंझुनू बीहड़, देख लो एक बीहड़ है और एक बीहड़ है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ बीड़, बीहड़ नहीं है, बीड़ है। और यहाँ पर बनी हुई है लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी बनी हुई है। और इसके अलावा मतलब यहाँ पर मनसा माता रिजर्व है, नंबर 2 पर लिख सकते हैं हम, नंबर 2 मनसा माता रिजर्व। और इसके अलावा जो नंबर 3 पर है वो कौन सा है, नंबर 3 पर है वो है शाकंभरी माता रिजर्व, शाकंभरी, शाकंभरी माता रिजर्व। और इसके अलावा नंबर 4 पर है वो कौन सा है, तो नंबर 4 पर है वो है बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल स्थान है वो खेतड़ी में, झुंझुनू बांसियाल, बांसियाल ये कहाँ पर है, ये है झुंझुनू खेतड़ी में, झुंझुनू नहीं है सर, खेतड़ी, खेतड़ी। और यहाँ पर 2 है, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड, ये दोनों ध्यान रखना। और इसके अलावा मंडावा है ना झुंझुनू, वहाँ पर क्या बना हुआ है, एक मतलब ओपन आर्ट गैलरी बन रही है मंडावा, मंडावा यहाँ पर ओपन आर्ट गैलरी बनी हुई है, ओपन आर्ट गैलरी, LLARY गैलरी बनी हुई है, ओपन आर्ट गैलरी। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान के। इसके अलावा झुंझुनू में और कुछ बहुत सारे बताना है, जैसे खेतड़ी, सिंगाना, यहाँ पर तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसके अलावा जो मतलब झुंझुनू की अन्य विशेषताएं, वो मैं सोच रहा हूँ कि एक जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसमें प्रत्येक जिले का एक वीडियो में 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो वीडियो बनता है उसमें जिले को पूरा कवर किया जाए। पर हाल ही में तो कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि अब नए जिले बनेंगे तो फिर उसमें जिला दर्शन में गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ समय देखते हैं मतलब क्या इसका सिचुएशन रहती है, क्या नए जिले बनते हैं राजस्थान में, जो घोषणा की गई है वो कितने बनते हैं, क्या सीमा में परिवर्तन होगा फिर, वरना तो एक सीरीज स्टार्ट करता परिवहन कोड के अनुसार या मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार, जिसमें प्रत्येक जिले का विवरण यहाँ पर बोर्ड पर करता और सारी जानकारी देखते उस जिले की प्रमुख क्या विशेषताएं, कितने तहसीलें हैं, कितने विधानसभा लोकसभा सीटें, और इसके अलावा मतलब अन्य जो महत्वपूर्ण महल थे, झीलें थे, वो सारे कवर करता। पर अब थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें है ना वो नए जिले वाला कॉन्सेप्ट, क्या 33 ही रहते हैं या उसमें जो पूरे 50 बताए वो पूरे होंगे, तो देखने की बात होगी, देखेंगे कितना क्या होता है परिवर्तन। अभी तो यही देखते हैं, करंट अफेयर के साथ ही पढ़ते रहेंगे हम, बाकी देखेंगे आगे। तो ये थे मतलब इसमें जो ये क्वेश्चन था इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन, वो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजन होगा। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो किस स्थान पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। उदयपुर में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो अब आइए जान लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी, कब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की, और इसके क्या स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, संसदीय संघ। अब देखते हैं इसकी स्थापना। तो सबसे पहले देखते हैं स्थापना।
स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1911। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको सभी को याद आ रहा होगा 1911 में आखिर क्या हुआ था। सोचिए, थोड़ा सा कुछ सोचेंगे तो याद आएगा क्या हुआ था 1911 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी उसी समय? 1911 में क्यों की? 1913 में कर देते, 1915 में कर देते, उस समय क्यों की? सोच के बताना, आंसर आप ही बताएंगे। सोचो इसके बारे में और मुझे बताओ। तो इसकी स्थापना हो गई, वो हो गई 1911 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर जो पहली विंग कमांड बनी थी, वो कब बनी थी? पहली महिला, या महिला विंग कह सकते हैं, महिला विंग, वो इससे 2 साल पहले बन गई थी। 1909 में बन गई थी ना, 1999 में बन गई थी। मतलब ये महिला विंग यहाँ पर बनाई गई थी। और इसके अलावा मतलब इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कहाँ पर हुआ था? भारतीय क्षेत्र के पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, भारतीय क्षेत्र का पहला सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारे उदयपुर में। और इसके अलावा मतलब राज्य में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, संसदीय सम्मेलन हो रहा है। ये कब हो रहा है? अगर इसकी तारीख पूछ ले तो ये कब हो रहा है? इसकी तारीख कह सकते हैं 20 से 23 अगस्त 2023 कह सकते हैं, इस डेट को ये होगा। और इसके अलावा सम्मेलन में राजस्थान की मेज़बानी, जो इससे पहले जो G20 सम्मेलन हुए उसमें राजस्थान ने मेज़बानी की है। कौन कौन से G20 सम्मेलन थे? लिख सकते हैं G20 सम्मेलन कौन कौन से सम्मेलन थे? जो मतलब जो कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन थे जिसमें G20 के सम्मेलन जो कि राजस्थान मेजबान किए, यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान। तो सबसे पहले तो एक उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? वो होता दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में एक उदयपुर में हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? शेरपा का सम्मेलन हुआ था। शेरपा सम्मेलन कह सकते हैं, शेरपा सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर में, ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर आ गया मार्च। और ये कब हुआ था? मार्च में हुआ था, नहीं फरवरी में हुआ था, मार्च में नहीं हुआ था, सॉरी, ये फरवरी में हुआ था। फरवरी में कब हुआ था? ये शायद तक ये 2 फरवरी से था या ऐसे ही था कुछ, 4 फरवरी से था। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2023। और ये हुआ था जोधपुर में, जहाँ से ये आप क्लास देख रहे हैं प्रतिदिन, जोधपुर से। और ये कहाँ पर हुआ था? रोजगार समूह को हुआ था जोधपुर में। रोजगार समूह ये भी याद रखें, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप रोजगार समूह से संबंधित था। और इसके अलावा इसके बाद एक और हुआ था, वो कब हुआ था? मार्च में हुआ था शायद तक, और वो हुआ था जयपुर में। आप सभी को ये बताना था ये किस, वो मतलब क्यों होया था उसमें। जैसे ये जोधपुर में रोजगार था, उदयपुर में शेरपा था, तो वो जयपुर में वो किसका था? तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और ये थे आज का मेरा करंट अफेयर का वीडियो। आपको सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके इस क्लास के बारे में, जो प्रतिदिन मैं लेकर आता हूँ। आपको इतनी डिटेल से जानकारी बताता हूँ, एडवांस फैक्ट भी बताता हूँ। अगर कोई गलती हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो हमारे पास सेटअप है उससे मैं आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। प्रतिदिन ये क्लास सुबह कितने बजे होती है? तो सुबह 6 से 6:30 के बीच में हो जाती है। लगभग ये 6 बजे हो जाती है, 6 या 6:15 पर अपलोड कर देता हूँ मैं। तो ये थी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।